हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारतीय प्रशासन की समस्याओं एवं वाद विवाद से संबंधित एक लेक्चर को कवर करेंगे। देखिए दोस्तों, आज ये जो लेक्चर है वो लास्ट लेक्चर होने वाला है। इस लेक्चर के तहत हम सारे पूरी तरह इस चैप्टर को कवर कर लेंगे, इस यूनिट को पूरी तरह कवर कर लेंगे इस लेक्चर के थ्रू। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखना ताकि सारी बातें क्लियर हो सके। मैं आपको समझाऊँ तो अभी तक हमने इस यहाँ पर भ्रष्टाचार को समझा था। पहले लेक्चर में हम भ्रष्टाचार को हमने समझ लिया था। जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने भ्रष्टाचार को देखा था। ठीक है, सेकंड लेक्चर में आपको मैंने कहा था सूचना के अधिकार अधिनियम से संबंधित जो वीडियो बनी थी वो आपको देखनी थी। हालांकि मैंने उसको लेक्चर का नाम दिया है नहीं दिया मैंने ये देखा नहीं है। आपको ये वीडियो देखनी थी। इसके अलावा लोकपाल, तो लगभग 3 वीडियो आपने अभी तक देख ली है इस यूनिट से संबंधित। अब ये 4th वीडियो होने वाली है जिसमें आपको नागरिक अधिकार पत्र और कुछ दूसरे टॉपिक भी पढ़ने हैं। ये जो आपका चैप्टर है वो काफ़ी बड़ा है, तो प्लीज़ कंफ्यूज ना हो। लेकिन आज की इस वीडियो के तहत सारा का सारा जो भी रिमेनिंग पोर्शन है वो सारा कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के टॉपिक पर आते हैं। तो सबसे पहले बात करनी है नागरिक अधिकार पत्र की। देखो दोस्तों, ये सारी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं कि भ्रष्टाचार उन्मूलन से संबंधित ये सारी चीज़ें हैं। नागरिक अधिकार पत्र एक बहुत बड़ी अहमियत रखता है। ये नागरिकों को काफ़ी अधिकार देता है। नागरिक घोषणा पत्र, नागरिक अधिकार पत्र कह लो या नागरिक घोषणा पत्र कह लो, बात एक ही है। नागरिक घोषणा पत्र एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जिसमें संगठन की अपनी सेवाओं के मानक, संगठन संबंधी सूचनाओं, पसंद और परामर्श, सेवाओं तक भेदभाव रहित पहुंच, शिकायत निवारण एवं शिष्टाचार आदि के संबंध में अपने नागरिकों के प्रति प्रतिबद्धताओं का व्यवस्थित विवरण होता है। देखिए दोस्तों, नागरिक घोषणा पत्र या नागरिक चार्टर क्या होता है, सिटीजन चार्टर, तो ये एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है जिसमें जो भी सेवाएं दी जानी है नागरिकों को, जो भी मतलब नियम हैं, जो भी सूचना अधिकार दिए गए हैं, वो सारी की सारी चीज़ें इसमें लिखी गई होती हैं। इसमें नागरिक अधिकार पत्र में ये शामिल होता है कि किस तरह से नागरिकों की शिकायत का निवारण किया जाएगा। मान लीजिए कि आप किसी सरकारी दफ्तर में गए, वहाँ पे आपको कोई कोई परेशानी हुई, अब वहाँ पे आप शिकायत करना चाहते हैं, तो नागरिक चार्टर के तहत लोगों को शिकायत करने का भी अधिकार दिया जाता है। तो नागरिक घोषणा पत्र एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है जिसमें संगठन की अपनी सेवाओं के मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी संस्था है, सरकारी से विभाग है, उसके अंतर्गत जो भी सेवाएं दी जा रही हैं उसके मानक, संगठन संबंधी सूचनाएं, पसंद और परामर्श, सेवाओं तक भेदभाव रहित बिना किसी भेदभाव तक पहुंच और शिष्टाचार वगैरह, शिकायत निवारण वगैरह आदि नागरिकों को दिए जाते हैं। कहने का मतलब है एक व्यवस्थित फॉर्म में नागरिकों को कई सारे अधिकार दे दिए जाते हैं। नागरिक घोषणा पत्र भी आप इसे समझेंगे धीरे धीरे। नागरिक घोषणा पत्र में सार्वजनिक सेवाओं का नागरिक केंद्रित होना सुनिश्चित किया जाता है। सिंपल सी बात है, आप किसी दफ्तर में गए, किसी ऑफिस में गए, आप वहाँ के काम से संतुष्ट नहीं हैं, होता है, जाहिर सी बात है। लेकिन नागरिक घोषणा पत्र आपको कई सारे अधिकार दे देता है। जैसे कि आज आप, जैसे कि मैं नॉर्मली एसबीआई में कई बार मैं गया हूँ, एसबीआई बैंक में मैं गया हूँ, तो मुझे कई सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी है और मैंने कंप्लेन भी की। अब एसबीआई में कंप्लेंट करने के लिए अलग-अलग संस्थाएँ भी हैं। आप कंप्लेंट के लिए देखोगे अलग से एक संस्था बनी हुई है। संस्था मतलब एक अलग से एक इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे आप स कंप्लेंट कीजिए, वो एसबीआई में कॉल करेंगे, सारी चीज़ें आप देखेंगे, उसके बाद आपका इश्यू सॉल्व करेंगे। तो ये क्या है? ये नागरिक चार्टर है, ये नागरिक अधिकार पत्र मिला हुआ है, तभी मैं शिकायत कर पा रहा हूँ और मेरी शिकायत सुनी जा रही है। अगर मेरे पास नागरिक घोषणा पत्र नहीं होता, तो ऐसा नहीं था कि मेरी शिकायत सुनी जाती। तो आप ये समझिए कि नागरिक घोषणा पत्र के तहत जो सार्वजनिक सेवाएँ हैं, जो सरकारी सेवाएँ नागरिकों को मिलती हैं, उससे संबंधित कई सारी सूचनाएँ नागरिकों को दी जाती हैं, कई सारे अधिकार नागरिकों को दिए जाते हैं, नागरिक चार्टर के, सिटीजन चार्टर के अंतर्गत। नागरिक घोषणा पत्र सुशासन के 3 महत्वपूर्ण घटकों जैसे पारदर्शिता, उत्तरदायित्व एवं जवाबदेहिता को लागू करने तथा सरकार एवं नागरिकों के मध्य अंतराल को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। अब यहाँ पे आप नागरिक घोषणा पत्र को समझिए। नागरिक घोषणा पत्र सुशासन स्थापित करने में एक एक महत्वपूर्ण घटक है। एक पारदर्शिता स्थापित करता है नागरिक घोषणा पत्र, तो एक तरह से सुशासन को स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण हिस्सा या एक महत्वपूर्ण घटक कौन है? नागरिक घोषणा पत्र। ब्रिटेन में लोक प्रशासन
लोक सेवाओं में दक्षता लाने के लिए, काफ़ी ज़्यादा इफ़िशिएंसी लाने के लिए, तेज़ी लाने के लिए, काफ़ी ज़्यादा दक्ष, मजबूत बनाने के लिए लोक सेवाओं को ब्रिटेन में 1991 में नागरिक घोषणा पत्र लागू किया गया था। पहली बार ब्रिटेन में ही नागरिक घोषणा पत्र को लागू किया गया था। भारत में 1997 में भारतीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में प्रभावी एवं जिम्मेदार प्रशासन हेतु एजेंडा पर सिफारिश की गई कि सभी लोक संगठनों के लिए नागरिक घोषणा पत्र लाने के प्रयास किए जाएं। इसके तहत चिन्हित मंत्रालयों एवं विभागों में नागरिक घोषणा पत्र के निर्माण की निगरानी हेतु एक समिति का गठन किया गया। देखो दोस्तों, अभी आपको सारी बातें क्लियर होंगी, बस थोड़ा सा धैर्य रखकर मेरी बात को सुनो। सारी बातें मैं अभी क्लियर करूंगा आपकी, बस आप सुनते रहो। 2004 में प्रशासनिक सुधार एवं शिकायत निवारण विभाग ने नागरिक घोषणा पत्र पर एक प्रपत्र प्रस्तुत किया, जिसमें आदर्श नागरिक घोषणा पत्र के मार्गदर्शक सिद्धांत बताए गए। अब सिंपल सा इसे आप समझिए। सिंपल सी बात है कि ब्रिटेन में सबसे पहले नागरिक घोषणा पत्र लोगों को दिया गया था। नागरिक घोषणा पत्र लागू किया गया था सबसे पहले ब्रिटेन में। सिंपल यही है, नागरिक घोषणा पत्र का मतलब ये होता है कि लोगों को सरकारी सेवाओं से संबंधित कई सारे अधिकार दे दिए गए। आप पूछ सकते हो, आप क्वेश्चन कर सकते हो सरकारी अधिकारियों के साथ। सिंपल था। पहले आप देखोगे आज से 20-25 साल, मतलब 30 साल पहले आप देखोगे सरकारी दफ्तर में आप जाओ, वहाँ पर आप जो अधिकारी थे वो वन मैन आर्मी होते थे। वो जो कह दिया उन्होंने वही सब कुछ है। मेरा कहने का मतलब है कि अधिकारियों का वर्चस्व बहुत ज़्यादा था। अधिकारी ने जो कह दिया वही आपको मानना पड़ता था। लेकिन नागरिक घोषणा पत्र का मतलब है कि नागरिकों को कई सारे अधिकार दिए गए। नागरिक अब क्वेश्चन भी कर सकते हैं सरकारी अधिकारियों से, सूचना भी प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले ब्रिटेन में नागरिक घोषणा पत्र को लागू किया गया था। इसके बाद भारत में जब हम बात करें तो भारत में हम देखते हैं कि 1947 में जो अलग-अलग प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो अलग-अलग जो राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों के साथ एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। यहाँ पर इस सम्मेलन ने कई सारी सिफारिशें सामने रखी। इस सम्मेलन ने कई सारे सुझाव दिए, जिसके आधार पर 2004 में एक प्रशासनिक सुधार एवं निवारण विभाग था, एक डिपार्टमेंट था, जिसने एक नागरिक घोषणा पत्र पारित कर दिया। 1997 में मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था। फिर सम्मेलन के बाद कई सारे एजेंडा तैयार किए गए, कई सारी सिफारिशें सामने आई। उसके बाद उन पर विचार करते सभी विभागों ने, डिपार्टमेंट ने विचार किया सम्मेलन की सिफारिशों पर। तो उसके बाद 2004 में नागरिक घोषणा पत्र को लागू भारत में किया गया। ठीक है, अब इसे थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं कि आखिर क्या था। अब यहाँ पे थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि आखिर कैसे एक सम्मेलन बनाने के बाद नागरिक घोषणा पत्र का मार्ग प्रशस्त हुआ, नागरिक घोषणा पत्र लागू हुआ। इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखो, 24 मई 1997 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल की अध्यक्षता में प्रभावी एवं उत्तरदायी प्रशासन विषय पर मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया। देखो, अभी हमने इस टॉपिक को यहाँ पर काफ़ी पॉइंट वाइज समझ लिया। यहाँ तक ना हमारा नागरिक का घोषणा पत्र जो है वो पूरी तरह ख़त्म है, ओके है। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा डिटेल ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर कि अब वापस से हम 1997 में जा रहे हैं। तो देखो, 24 मई 1997 को उस समय जो प्रधानमंत्री थे इंद्र कुमार गुजराल, उनकी अध्यक्षता में एक प्रभावी, एक काफ़ी अच्छा, एक उत्तरदायी प्रशासन स्थापित करने के लिए, जो लोगों के प्रति जवाबदेह हो, लोगों को जवाब दे सके, जो लोग उससे क्वेश्चन करे वो जवाब दे, ऐसा प्रशासन स्थापित करने के लिए जो मुख्यमंत्री थे उनका एक सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में 9 सूत्री कार्य योजना बनाई गई। अब ये मीटिंग हुई, ये सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में 9 सूत्री कार्य योजना बनाई गई, मतलब 9 निर्णय शामिल किए गए। अब इस सम्मेलन में जो बातें थी वो ये थी, जैसे कि नागरिकों के लिए अधिकार पत्र एवं जवाबदेह प्रशासन, प्रभावी एवं त्वरित लोक शिकायत, ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों को अधिक अधिकार और वगैरह वगैरह। मैं ज़्यादा डीपली नहीं जा रहा हूँ। पारदर्शिता हो और सूचना प्राप्त करने का अधिकार हो, मेन चीज़ें मैं पढ़ रहा हूँ। और लोक सेवकों के लिए एक नियम हो, आचार संहिता, मतलब जो अधिकारी वगैरह ना उनके लिए नियम होने चाहिए।
उनको उसी नियम के दायरे में रहकर काम करना चाहिए। भ्रष्टाचार से निपटने के लिए कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थायित्व हो, सेवाओं का विकेंद्रीकरण सम्मिलित किए गए। अब यहाँ पर ध्यान से समझो, 1997 में जो सम्मेलन हुआ मुख्यमंत्रियों का प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, उसने ये सारे डिसीजन दिए, ये सारे 9 सूत्री कार्यक्रम को उसने अपनाया। मतलब वो चाहता था कि अब एक ऐसे डिपार्टमेंट में ऐसे नियम कानून लाए जाएँ जिसके तहत, जिसके दायरे में रहकर लोक सेवक काम करें। सूचना का अधिकार दिया जाए लोगों को, सूचना से संबंधित मतलब वो किसी भी डिपार्टमेंट से सूचना प्राप्त कर सकें। तो कई सारी चीज़ें शामिल की गई और इसी आधार पर, इन्हीं सूचनाओं के आधार पर ये जो निर्णय लिए गए थे सम्मेलन में, इसी के आधार पर इस निर्णय के पश्चात भारत सरकार के ने अनेक मंत्रालयों तथा संगठनों ने नागरिक अधिकार पत्र निर्मित किए और आम जनता के लिए जारी किए। मतलब जो सम्मेलन हुआ उसमें जो निर्णय लिए गए, उसी के आधार पर नागरिक अधिकार पत्र लागू किया गया 2004 में। ठीक है, तो नागरिक जो घोषणा पत्र था वो इन्हीं निर्णयों के आधार पर लागू किया गया था। इसमें जैसे कि आप देखें, इसमें तेल एवं प्राकृतिक गैस जो अलग-अलग जो मंत्रालय थे, कहाँ-कहाँ पर लागू किया गया था? तो इसमें तेल एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, यहाँ पर नागरिक चार्टर जो सिटीजन चार्टर था उसको लागू किया गया। पासपोर्ट संभाग, विदेश मंत्रालय, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में, सार्वजनिक वितरण विभाग में, भारतीय जीवन बीमा निगम में, साधारण बीमा निगम में, दिल्ली विकास प्राधिकरण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल दिल्ली तथा सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकांश बैंक अग्रणी संस्थाओं के रूप में सम्मिलित हैं, जिसमें ये चार्टर अधिनियम, ये जो नागरिक चार्टर है वो लागू किया गया था। तो यहाँ पे आपको समझ में आया? सिंपल था, यहाँ पे हमने नागरिक चार्टर को समझ लिया। कुछ कन्फ्यूज़न हो सकती है लेकिन फिर भी आप ज़्यादा डिटेल में अभी मत जाओ, डिटेल आपको धीरे धीरे समझ आएगी। अभी आप इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़ मत होइए। जो आपको अभी मैंने बताया है, आपको यही चीज़ें एक बार दोबारा देखनी है, समझनी है। आपको सारी चीज़ें डिटेल में यकीन मानिए समझ आ जाएगी। अभी आप यहीं पे रुकिए और अब हम आगे बढ़ रहे हैं। मतलब कहने का है कि अभी आप यहाँ पे फंसो मत। आप अभी कन्फ्यूज़ हो कि नागरिक अधिकार अधिनियम, नागरिक अधिकार पत्र क्या है, तो कन्फ्यूज़न बनी रहेगी। अभी आप पूरी वीडियो देखिए, अभी आप रुकिए मत, अभी आप पूरी वीडियो देखिए, उसके बाद सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो यहाँ तक हमने नागरिक अधिकार पत्र को समझा, सिटीजन चार्टर को हमने समझ लिया। अब हम बात करते हैं सामान्यज्ञ और विशेषज्ञ। देखो, आपके सिलेबस में ये भी दिया गया है, एक सामान्य व्यक्ति और एक विशेषज्ञ कौन जो होता है उसके बारे में भी आपको पढ़ना है थोड़ा सा। ये क्या है, इसको मैं ज़्यादा खींचूंगा नहीं, कम से कम कोशिश यही है कि आपको कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा मतलब समझा सकूं। वर्तमान समय में प्रशासन के कर्तव्यों का विस्तार हो गया है और वे जटिल हो गए हैं। राज्य कानून और व्यवस्था बनाए रखने व नियामक उत्तरदायित्व सब निभाने के साथ साथ कई तरह के आर्थिक व कल्याणकारी कार्य करता है। भारत में भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए कार्य करने वाला व्यक्ति सामान्यज्ञ माना जाता है। एक सामान्यज्ञ प्रायः पोस्ट कॉर्प की भूमिका निभाता है। पोस्ट कॉर्प का जो अर्थ है वो ये है, विस्तारित जो रूप है इसका, इसकी जो फुल फॉर्म है वो ये है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, सुपरवाइजिंग, हिंदी में कहा जाए नियोजन, संगठन, कर्मचारी, निर्देशन, समन्वय, प्रतिवेदन यानी कि रिपोर्ट वगैरह और बजटिंग, बजट देना। इसका मतलब समझाता हूँ। देखो, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, यहाँ पर देखिए, आज प्रशासन के जो कार्य हैं, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो सरकार के अंतर्गत जो काम करने वाले जो अलग अलग डिपार्टमेंट है, जो अलग-अलग जो डिपार्टमेंट हैं, विभाग हैं, वहाँ पर अब हम देखते हैं कि आज के टाइम पर जो कार्य हैं वो बहुत ज़्यादा जटिल हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गए हैं एक प्रशासन को सँभालना। जो प्रशासन का जो मैनेजमेंट है, जो डिपार्टमेंट का, विभाग का जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो चुका है और ऐसे कार्य करने के लिए हमें ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो काफ़ी अच्छे से इन कार्यों को सँभाल सकें। अगर हम भारतीय प्रशासन के अंतर्गत देखें तो आईएएस का जो पद है, आईएएस, आईपीएस, ये जो पद हैं ये एक सामान्यज्ञ पद के रूप में आते हैं, जो प्रशासन को काफ़ी अच्छे तरीके से प्रशासन को काफ़ी अच्छे तरीके से संभालते हैं। यहाँ पर देखो देखो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आईएएस हो गया एक बहुत ऊंचा पद है तो इसे विशेषज्ञ कहा जाए।
यहाँ पर सामान्यज्ञ की श्रेणी में रखा गया है, मतलब ये नहीं कि ये सामान्य व्यक्ति है, पावरफुल तो बहुत है लेकिन इन्हें सामान्यज्ञ की श्रेणी में रखा गया है, मतलब ये एक तरह के ऑलराउंडर हैं। आप यहाँ सामान्यज्ञ का मतलब समझिए, ये जो आपका टॉपिक है ना सामान्यज्ञ और विशेषज्ञ, ये आपको इन दोनों का अंतर समझाना चाहता है और थोड़ा दूसरा भी कॉन्टेक्स्ट है यहाँ पर। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले सामान्यज्ञ समझना है। सामान्यज्ञ का मतलब यही है कि प्रशासन को पूरी तरह संभालना। अब एक सामान्यज्ञ के रूप में जैसे कि एक आईएएस ऑफिसर हो गया, एक आईपीएस ऑफिसर हो गया, ये क्या-क्या काम करते हैं? तो देखो, ये नियोजन, नीति भी बना लेते हैं, ये प्लानिंग भी कर लेते हैं। आपने कई सारे सचिव सुना होगा, कई जो सचिव होते हैं वो प्लानिंग में मदद करते हैं, नेताओं की मदद करते हैं कि नीतियाँ कैसे बनाई जाएँ। वो आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं। संगठन, ऑर्गेनाइजेशन कैसी हो, कर्म सुपरवाइजिंग है यहाँ पर, मतलब किस तरह से देख रेख की जाए। डायरेक्ट डायरेक्ट का मतलब होता है किस तरह से निर्देशन किया जाए, ठीक है। यहाँ पे कर्मचारी मत रख, देखो सुपरवाइजिंग का अनुवाद कर्मचारी लिखा है, यहाँ पर कर्मचारी नहीं होगा। सुपरवाइजिंग का मतलब होता है देखना, नज़र रखना। इसके अलावा डायरेक्टिंग, डायरेक्ट करना मतलब अपने प्रशासन के अंतर्गत निर्देश देना कि ऐसे ऐसे हमें कार्य करना है। इसके अलावा कोऑर्डिनेश करना मतलब कि समन्वय संतुलन बनाए रखना, रिपोर्ट लिखना, रिपोर्ट देना आगे, और बजट तैयार करना, पूरी तरह प्रशासन चलाने के लिए बजट तैयार करना, ये सारे कार्य। तो एक तरह से एक पूरी जो एक मतलब एक ऑलराउंडर की तरह यहाँ पे सामान्यज्ञ कार्य करते हैं। तो सामान्यज्ञ आपको समझ में आ गया होगा। सामान्यज्ञ को आप एक ऑलराउंडर की तरह समझिए जो सारे कार्य अच्छे से करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक काम में पूरी तरह एक्सपर्ट है। यहाँ पे इसका मतलब ये भी नहीं कि वो एक काम में ही पूरी तरह एक्सपर्ट है, दूसरे काम उसे नहीं आते। यहाँ पर वो लगभग पूरी तरह सभी कार्यों को करता है, और ये भी नहीं है कि वो हर कार्य में एक्सपर्ट है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें विशेषज्ञ की, तो एक विशेषज्ञ एक खास क्षेत्र में विशेष जानकारी रखने वाला होता है। प्रशासन में कार्य प्रक्रियाओं को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए विशेषज्ञों को समूह के रूप में नियुक्त किया जाता है, अर्थात जन सेवाओं के समूह जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, सांख्यिकीविद, कृषि वैज्ञानिक, कंप्यूटर वैज्ञानिक आदि। तो जाहिर सी बात है, विशेषज्ञ आप समझ गए कि स्पेशलिस्ट, वो अपने काम में पूरी तरह माहिर होता है, और एक प्रशासन में ये भी कार्य करते हैं, लेकिन कैसे, ये ग्रुप में होते हैं। जैसे कि आईएएस का एक पद है, तो आईएएस काफ़ी है पूरे प्रशासन को सँभालने के लिए, लेकिन फिर भी जो इंजीनियर हैं, वो एक ग्रुप में कार्य करते हैं। कई सारे इंजीनियर होते हैं जो मिलकर एक पूरा डिपार्टमेंट चलाते हैं। कई सारे डॉक्टर एक हॉस्पिटल को चला रहे हैं, तो ये ग्रुप में होते हैं, ठीक है। ये समूह में एक विशेषज्ञ होते हैं, जैसे कि एक हॉस्पिटल में आप गए, तो आपको अलग-अलग डॉक्टर्स मिलेंगे, अलग-अलग चीज़ के लिए अलग-अलग डॉक्टर, स्पेशलिस्ट। तो ये विशेषज्ञ क्या हैं और ये जो सामान्यज्ञ हैं, इनका अंतर आपको समझ में आ गया। यही आपको समझाना था और आपने समझ लिया, इतना काफ़ी है। अब डायरेक्टली बात करते हैं, हमारा लास्ट जो टॉपिक है वो है लिंग संवेदनशीलता एवं लिंग सहभागिता। लिंग को सामाजिक रूप से स्त्री और पुरुष के मध्य अंतर के रूप में समझा जा सकता है। यह मानव निर्मित भेद जाति, धर्म, वर्ग और सामाजिक मूल्यों के आधार पर एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भिन्न भिन्न हो सकता है। लेकिन इन सब में एक बात सामान्य है कि बालिकाओं एवं स्त्रियों के जीवन पर इसका व्यापक प्रभाव तथा लड़की लड़के तथा स्त्री पुरुष के प्रति समाज मानसिकता व आचरण हमें देखने को मिलता है, एक जैसा देखने को मिलता है। देखिए दोस्तों, लिंग का यहाँ पे क्या मतलब है? लिंग का मतलब है स्त्री और पुरुष, ठीक है। पुल्लिंग भी हो सकता है, स्त्रीलिंग भी हो सकता है। तो लिंग का मतलब यहाँ पे स्त्रीलिंग और मतलब स्त्री और पुरुष के मध्य अंतर से समझा जाता है, ठीक है। ये जो लिंग है स्त्री और पुरुष, ये जो लिंग है, ये समाज में इसके आधार पर कई सारी मान्यताएं हैं, जैसे कि स्त्रीलिंग के लिए अलग अलग चीज़ें होनी चाहिए, स्त्री के लिए अलग ऐसा ऐसा होना चाहिए, अलग अलग मानसिकता है समाज में। यहाँ तक चीज़ें कॉमन है, ठीक है। लिंग संवेदनशीलता, ठीक है। यहाँ पे हमें लिंग संवेदनशीलता को समझना है। पहले तो लिंग संवेदनशीलता को समझते हैं। लिंग संवेदनशीलता के माध्यम से पुरुष एवं महिलाओं महिलाओं के सोचने, समझने और आचरण करने की प्रवृत्ति को समझा जा सकता है। यह लैंगिक समानता के को भी समझने में मदद करता है। लिंग संवेदनशीलता को आप समझिए। देखिए दोस्तों, लिंग संवेदनशीलता का मतलब है कि स्त्री और पुरुष के जो सोचने समझने का और जो आचरण करने की जो प्रवृत्ति है उसको समझना। अब इसे डिटेल में समझेंगे, थोड़ा होल्ड करें। लिंग सहभागिता, लिंग सहभागिता से अभिप्राय जीवन के सभी क्षेत्रों में एवं स्त्रियों की
सक्रिय सहभागिता से है। इसमें घर, कार्यस्थल, समुदाय और प्रायः अर्थव्यवस्था सभी शामिल है। इसके अंतर्गत नीति निर्माण, नेतृत्व और जन जीवन भी सम्मिलित है। देखिए दोस्तों, लिंग सहभागिता का अगर हम बात करें तो लिंग सहभागिता का मतलब है कि जो स्त्रियां हैं उनकी सभी क्षेत्रों में भागीदारी हो। अलग अलग जो क्षेत्र हैं, चाहे वो घर में काम हो, घर में तो काम में हमें दिखाई देता है वैसे। अगर हम बाहर की बात करें, जो कार्य स्थल हैं वहाँ पर अधिक से अधिक स्त्रियों की भागीदारी हो। समुदाय या जो अर्थव्यवस्था का जो क्षेत्र है उसमें अधिक से अधिक सक्रिय रूप से महिलाओं की भागीदारी हो, यही है लिंग सहभागिता। ठीक है। नीति निर्माण में जो डिसीजन मेकिंग है, जैसे कि जो विधानमंडल है, जो पार्लियामेंट है, इसमें महिलाएं महिलाएं अधिक से अधिक शामिल हों, यही है लिंग सहभागिता। लिंग संवेदनशीलता को समझें तो लिंग संवेदनशीलता और लिंग सहभागिता दोनों लैंगिक समानता को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। देखो, लिंग संवेदनशीलता और लिंग सहभागिता दोनों ही, जो लैंगिक रूप से असमानता है, स्त्री और पुरुष को लेकर जो असमानता है, उसमें समानता लाने के लिए दोनों ही महत्वपूर्ण है। ये न्यायपूर्ण और शांतिमय व संपन्न विश्व के निर्माण के लिए भी आवश्यक है। लिंग भेद द्वारा निजी एवं आर्थिक विकास के मार्ग में उत्पन्न बाधकों को दूर करने के फलस्वरूप लिंग संवेदनशीलता की अवधारणा का विकास हुआ। लिंग संवेदनशीलता लिंग का अंतर किए बिना सभी लोगों के प्रति सम्मान दिलाने में मदद करती है। लिंग संवेदनशीलता का अर्थ महिलाओं को पुरुषों के विरुद्ध गड्ढे में ढकेलना नहीं है। इसकी बजाय यह दोनों लिंग के सदस्यों के लिए लिंग संवेदनात्मक लाभों की बात करती है। यह अवधारणा इस बात का निर्धारण करने में मदद करती है कि लिंग के कौन से विषय वैध हैं और कौन से रूढ़िवादी। लिंग जागरूकता के लिए न केवल बौद्धिक प्रयासों की बल्कि संवेदनशीलता और खुली सोच की ज़रूरत है। देखिए दोस्तों, जो लिंग संवेदनशीलता है इसको समझो। लिंग सहभागिता का मतलब बिल्कुल सिंपल है कि लिंग सहभागिता का तो मतलब है कि सभी क्षेत्रों में महिलाओं की संख्या बढ़े, ये सहभागिता है। ठीक है। लेकिन लिंग संवेदनशीलता का मतलब है कि जो स्त्री पुरुष को लेकर जो अंतर विद्यमान है समाज में, जो रूढ़िवादिता है, जो पुराने विचार हैं कि स्त्री के लिए तो बस यही काम है, स्त्री का काम बस यही है कि वो चार दीवारी में रहकर मतलब बच्चों का पालन पोषण करे और खाना बनाए या घर के काम करे, यही स्त्री का काम है। तो ये ऐसी रूढ़िवादी जो मान्यताएं हैं, इसका खंडन किया गया है संवेदनशीलता के अंतर्गत। संवेदनशीलता के अंतर्गत कहने का मतलब है कि बराबरी का स्थान देने की बात की गई है कि स्त्री पुरुष दोनों ही बराबर हैं। लिंग संवेदनशीलता का मतलब यही है कि स्त्रियों के प्रति भी एक सद्भावना रखी जाए, उन्हें भी एक बराबरी के अधिकार के रूप में देखा जाए, माना जाए कि वो भी मनुष्य हैं और इसलिए उन्हें भी पूरा बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। यही है लिंग संवेदनशीलता। ये जागरूकता फैलाना चाहता है। लिंग संवेदनशीलता का मतलब है समाज में जागरूकता फैले ताकि सभी को बराबर अधिकार मिल सकें। शासन में महिलाओं के हितों को शामिल करने के लिए निर्णय निर्माण प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी बहुत जरूरी है। व्यापक रूप से ऐसा अनुभव किया गया है कि शासन की जिन संरचनाओं में महिलाओं को पर्याप्त सहभागिता नहीं मिली है, वहां प्रायः राज्य का हस्तक्षेप हुआ और जो ना तो समावेशी है और ना ही लोकतांत्रिक। देखिए दोस्तों, अब बात करें सहभागिता की, तो महिलाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए ये बात है कि डिसीजन मेकिंग में जो निर्णय निर्माण है, अगर हम चाहते हैं कि महिलाओं के हितों की रक्षा हो, महिलाओं का जो इंटरेस्ट है, जो फ़ायदा है, उसकी रक्षा हो, महिलाओं की जो बातें हैं उनको सामने रखा जाए, तो ज़रूरी है कि जो निर्णय निर्माण की जो प्रक्रिया है, डिसीज़न मेकिंग की जो प्रक्रिया है, वो उसमें महिलाएं अधिक से अधिक शामिल हों। जब वो अपने लिए खुद कानून बनाएंगी तो वो अपनी समस्याओं को आसानी से सॉल्व कर पाएंगी। और जहाँ कहीं भी हम देखते हैं कि ऐसा देखा गया कि महिलाओं की सहभागिता पर्याप्त नहीं है, वहाँ पर राज्य के द्वारा हस्तक्षेप किया गया और कई बार हम देखते हैं कि आरक्षण जैसी बात भी की जाती है कि राज्य आरक्षण के माध्यम से या किसी दूसरे तरीके से महिलाओं की सहभागिता को बढ़ाए। स्थानीय सरकारों में स्थानीय सरकारों में महिलाओं को शामिल करके लैंगिक रूप से समान अवसर और लैंगिक रूप से संवेदनात्मक नीतियों का निर्माण करना महत्वपूर्ण कदम है। तो हम देखते हैं दोस्तों कि स्थानीय सरकारों में महिलाओं को आरक्षण जैसी व्यवस्था भी दी गई है,
लोकल गवर्नमेंट में अगर हम देखें जैसे कि पंचायती राज हो गया, नगर पालिका हो गई, तो एक इससे लैंगिक समानता लाने का भी एक कदम उठाया गया है। क्योंकि महिलाओं की आवश्यकताएं भिन्न हैं, व सामाजिक एवं राजनीतिक मुद्दों पर उनके दृष्टिकोण भी अलग-अलग हैं, इसलिए नीति और निर्णय प्रक्रिया में सभी प्रकार के सामाजिक दृष्टिकोण को शामिल करने के उद्देश्य से सरकार में महिलाओं की भागीदारी महत्वपूर्ण है। महिलाओं की घरेलू और सामुदायिक क्रियाकलापों में सक्रिय भागीदारी है, इसलिए आम जनता की वास्तविक समस्याओं से वे भली-भांति परिचित हैं। देखिए दोस्तों, सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको 2 चीज़ें समझनी थी, एक था सहभागिता, एक था संवेदनशीलता और सहभागिता। संवेदनशीलता का मतलब यही है कि जो लिंग के आधार पर जो भेदभाव है उसको ख़त्म किया जाए, और लिंग सहभागिता का मतलब है कि जो महिलाओं की जो सहभागिता है उसको बढ़ाया जाए। अलग-अलग कार्य जो क्षेत्र हैं, स्पेशली जो सरकार के अंतर्गत महिलाएँ हैं उनकी संख्या को बढ़ाया जाए। जो डिसीज़न मेकिंग है, जैसे कि पार्लियामेंट में देख लो महिलाओं की संख्या बहुत कम है। विधानमंडलों में अगर हम देखें, दूसरे राज्यों के विधानमंडलों में अगर देख लें भारत के, तो उसमें भी हम देखते हैं कि महिलाओं की संख्या कम है। अगर वो खुद के लिए कानून बनाएँगी महिलाएँ, तो वो अपनी समस्याओं को आसानी से सॉल्व कर सकती हैं। पुरुष महिलाओं के लिए कानून सही नहीं बना सकते, ज़ाहिर-सी बात है, ये साफ बात है। महिलाएँ खुद के लिए काफ़ी अच्छा कानून बना सकती हैं, इसीलिए बात की जाती है कि निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में उन्हें शामिल किया जाए, अधिक से अधिक सहभागिता हो। तो यहाँ तक हमने सारी बातों को कवर करते हुए अपना जो हमारा जो चैप्टर था उसको पूरी तरह कवर कर लिया। आपका पूरा का पूरा ये जो चैप्टर है इस वीडियो के तहत आपका ये वाला जो चैप्टर था भारतीय प्रशासन की समस्याएं और वाद विवाद, ये खत्म होता है। अगर कोई भी चीज़ अगर आपको अभी तक नहीं समझ में आई तो यही कहूँगा, एक बार वीडियो आप दोबारा देखिए, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आ रही हैं। तो वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।